हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। सबसे पहले जो ये चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल है, इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होता है, विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। और वी कैन से, और क्या कह सकते हैं कि वो एक ही काइंड के एटम से बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसे? प्योर सब्सटेंस, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल या ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो एलिमेंट्स हैं वो 118 टोटल एलिमेंट हैं। इनमें कुछ मेटल हैं जो नेचुरली अकर ऑन द अर्थ सरफेस, और नॉन मेटल हैं और मेटलॉइड हैं। तीन कैटेगरी में एलिमेंट को बांटा हुआ है। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल एंड तीसरा एंड थर्ड वन इज नॉन मेटल, और तीसरा क्या हमारे पास? मेटलॉइड। तीसरा मेटलॉइड। ये हमारे तीन टाइप के एलिमेंट हैं जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल। मेटल क्या होते हैं? मेटल वो एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल, उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल जिसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। अगर वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, अगर सबसे बाहर वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होते हैं? मेटल कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? जिसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। दे लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज हो जाता है? पॉजिटिव। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल कहलाता है, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। एग्जाम्पल: आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक। तो आयरन जिसका सिंबल क्या है? Fe, कॉपर Cu, एल्युमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na और लेड Pb और जिंक Zn। अब ये लूज क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, अपने सेल को पूरा करने के लिए, टू फॉर्म इट्स ऑक्टेट, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो K, L और ये M, तीन सेल हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इसके अलावा आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका सेल क्या हो जाएंगे? कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। लेकिन चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि Na इसके 2, 8, 1। अब इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मींस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो कितने हो गए आपके पास? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। और चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। प्लस में इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि Na जो एटम है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 नेगेटिव चार्ज, तो रिजल्टेंट इज 0। तो इसका मतलब ये एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया, तो प्रोटॉन तो 11 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। नेगेटिव चार्ज 10, पॉजिटिव 11। तो 11 प्लस के हैं, 10 माइनस के हैं, तो क्या आएगा? +1। तो इसके ऊपर मतलब सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? प्लस का चार्ज आता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज 11, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज 10। प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 1 ज्यादा है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज +1 आ जाता है।
अब उसके बाद हम मूव करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल सेकंड टाइप ऑफ एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं 4 5 6 7 4 5 6 7 उन्हें हम क्या बोलते हैं नॉन मेटल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं गेन करते हैं। अब कहोगे ये लूज क्यों नहीं करते क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए तो इसलिए क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं नॉन मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आता है नेगेटिव चार्ज। तो नॉन मेटल के ऊपर चार्ज कौन सा होता है नेगेटिव चार्ज। नॉन मेटल 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 5 6 7। दे हैव एबिलिटी टू गेन और शेयर द इलेक्ट्रॉन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन लेंगे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। गेन करने की वजह से इनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ये लूज इलेक्ट्रॉन नहीं करते इसलिए इनकी नेचर कौन सी है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है माइनस आ जाता है। कैसे जैसे क्लोरीन है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 एटॉमिक नंबर इज 17। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के एल और ये एम पहले सेल में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 7 8 पूरे करने के लिए इसको या तो क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए। तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। अब देखते हैं कैसे जैसे Cl है इसने क्या करा 2 8 7 एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने गेन करा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया माइनस और ये क्या हो गया 2 8 8 ये क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। चार्ज कौन सा आ गया माइनस का। कैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास प्रोटॉन 17 प्लस चार्ज और 17 माइनस चार्ज तो टोटल 17 प्लस 17 माइनस तो चार्ज क्या आ गया न्यूट्रल। लेकिन क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 और 18 कौन सा चार्ज माइनस लेकिन प्रोटॉन कितने हैं 17 17 प्लस चार्ज 18 माइनस चार्ज तो एक माइनस का एक प्लस का तो प्लस माइनस माइनस लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो कितना ज्यादा है -1 तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया माइनस आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से एक ज्यादा है। तो नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और जो नॉन मेटल है ज्यादातर क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर एसिडिक इन नेचर एसिडिक इन नेचर। ये इनकी नेचर क्या होती है एसिड होती है इसलिए ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में चेंज करते हैं रेड में। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर। इनकी नेचर एसिडिक होती है ब्लू लिटमस को रेड में। लेकिन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं मेटल आर जनरली बेस तो दे आर बेसिक इन नेचर। जो रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में चेंज करेंगे ब्लू में चेंज करेंगे। और इनके ऊपर चार्ज कौन सा आता है ये तो आपने बता दिया पॉजिटिव चार्ज। और ब्लू रेड लिटमस को किस में चेंज करेंगे ब्लू लिटमस में। तो मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक ऑक्साइड। इसका मतलब बेसिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या है बेस है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब कुछ इसमें पॉइंट है। गोल्ड जो है वो ऐसा मेटल है कि अगर 1 ग्राम गोल्ड लें तो वो 2 किलोमीटर की लंबाई तक भी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इतना लंबा उसकी तार बना सकते हैं। सारे मेटल जो हैं हमारे नेचर में हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट जो होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है मरकरी जिसका सिंबल Hg है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है विच इज एग्जिस्ट। केवल एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है वो मेटल होता है लिक्विड है वो क्या है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। बाकी जितने भी मेटल हैं वो क्या है सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। सीजियम और गैलियम 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। अगर उनको हाथ में भी रखेंगे तो वो हाथ में भी क्या करेंगे रूम टेम्परेचर पर मेल्ट होने लगेंगे। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बहुत कम है। नॉन मेटल एक आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो सबसे ज्यादा साइन होता है सबसे ज्यादा चमकता है। लस्टीरियस मीन प्रोड्यूस साइन चमक रब करने के बाद चमकता है। मींस आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज मोस्ट लस्टीरियस सबसे ज्यादा साइन चमकता है। वैसे क्या डायमंड भी
लस्टीरियस है, क्यों? क्योंकि वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। बट मोस्ट लस्टीरियस इज आयोडीन, वो नॉन मेटल है। और नॉन मेटल एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। वो कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन वो नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो आपका एक एग्जांपल आ गया मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल क्या हमारा? मरकरी विच एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है रूम टेम्परेचर में। अब हमारे पास अगर मेटल को देखा जाए तो ये देखिए क्या रखा है, इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है। इसमें एक्टिविटी क्या देखिए, ये हमने क्या ली? एक रॉड ली, आयरन मेटल रॉड ली। इस मेटल रॉड में हमने क्या लगा दिया? वैक्स लगाया, और वैक्स में क्या अटैच कर दिया? पिन अटैच कर दिया। इसमें 3-4 जगह हमने वैक्स लगा दिया और उनकी जगह क्या अटैच कर दिया? पिन अटैच कर दिया। और हमने यहाँ से हीट सप्लाई की। जब हीट हमने यहाँ सप्लाई की तो हीट क्या होगी? फ्लो होगी फ्रॉम इस पॉइंट से टू द अदर पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन। इट विल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिसकी वजह से एक वैक्स क्या हो गया? मेल्ट हो गया और जो पिन है वो नीचे गिर गई। इसका भी वैक्स मेल्ट हो गया और पिन नीचे गिर गई। इससे क्या पता लग रहा है कि मेटल जो है वो हीट को पास होने देते हैं, अलाउड टू पास हीट। मींस मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मींस अलाउड टू पास हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन अगर हम ये देखते हैं, ये हमारे पास क्या है? बैटरी। बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। दो या दो से ज्यादा सेल को अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? बैटरी बन जाएगी। बैटरी को हमने कंडक्टर से जोड़ दिया, क्लिप। ये दो क्लिप हैं। यहाँ क्या? हमारा स्विच जो सर्किट को ओपन और क्लोज करता है। ये हमारा बल्ब है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये सर्किट बना दिया, लेकिन यहाँ सर्किट ओपन है। हमने यहाँ क्या रखा है? एक मेटल रख दिया, कॉपर एल्युमिनियम, एक मेटल की वायर रख दी इसमें। जब मेटल की वायर इस क्लिप के बीच में लगा दी तो हमने देखा ये बल्ब जलने लग गया। बल्ब क्यों जला? क्योंकि हमने मेटल लगाया तो बल्ब जलने लग गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेटल ने क्या करा? जो चार्ज थे, जो इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या करे? पास कर दिए और सर्किट को कंप्लीट कर दिया। सर्किट को कंप्लीट कर दिया जिसकी वजह से करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? बल्ब ग्लो हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हम इसकी जगह हम क्या कर देते हैं? नॉन मेटल रखते हैं। हमने इसमें नॉन मेटल रख दिया, तो नॉन मेटल रखने पर यह कोई एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के इंसुलेट वुड रख दिया या कोई नॉन मेटल रख दिया, सर्किट पूरा हो गया लेकिन बल्ब नहीं जला। क्यों? क्योंकि इस नॉन मेटल ने क्या करा? करंट को आगे पास नहीं किया। इट डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज जो थे वो फ्री नहीं थे, इसमें फ्रीली फ्लो नहीं थे। तो इसका मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल क्या है आपके? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है और उनके बीच में डिफरेंस है कि मेटल और नॉन मेटल जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे? क्लासिफाई, डिफरेंशिएट करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लस्टर। पहले इन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ देते हैं, यह है क्या? लस्टर क्या है? लस्टर एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जब हम किसी भी एलिमेंट को रब करते हैं, अगर वो साइन प्रोड्यूस करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लस्टर। अगर साइन प्रोड्यूस नहीं करता तो लस्टीरियस नहीं है। लस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच प्रोड्यूस साइन आफ्टर रबिंग। रब करने के बाद चमकता है। तो मेटल क्या है? लस्टीरियस है। मेटल क्या है? लस्टीरियस। क्यों? क्योंकि वो चमकते हैं। कब? उनको रगड़ने पर, उनको रगड़ें तो वो क्या होंगे? चमकेंगे। लेकिन नॉन मेटल को जितना मर्जी रगड़ो वो कभी चमकेंगे नहीं। तो मेटल आर लस्टीरियस, नॉन मेटल आर नॉन लस्टीरियस। हार्डनेस, हार्डनेस मीन हार्ड, मीन्स पार्टिकल आर एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिसकी वजह से क्या है? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो मेटल क्या जनरली ज्यादा हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जगह कम है, पार्टिकल के बीच में जगह बहुत कम होती है, क्लोजली पैक्ड। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये तीन ऐसे मेटल हैं जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट हैं। ये इतने सॉफ्ट हैं कि इनको हम एक खराब चाकू, नाइफ से भी काट सकते हैं। वी कैन कट विद द ब्लंट नाइफ। अदरवाइज सोडियम, लिथियम, पोटाशियम को छोड़कर जितने भी मेटल हैं सारे क्या है? हार्ड हैं। और लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये क्या है? सॉफ्ट हैं। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कार्बन की फॉर्म है, वो क्या है? हार्ड है, सबसे ज्यादा हार्ड है। तीसरा क्या है? स्टेट। स्टेट का मतलब यह है कि कोई एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। स्टेट तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो आपका मेटल और नॉन मेटल ये किस स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं? मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन टाइप के।
तो इसका मतलब स्टेट जो मेटल है ज्यादातर वो किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। लेकिन आपने पढ़ा है कि मरकरी एक ऐसा मेटल है विच एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, विच एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। अदरवाइज सारे के सारे मेटल क्या है, सारे के सारे मेटल क्या है, सॉलिड, दे आर जनरली सॉलिड। लेकिन जो मरकरी है वो क्या है, लिक्विड। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन जो एग्जांपल लिक्विड का है वो कौन सा है, ब्रोमीन। इसका मतलब केवल एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, वो क्या है, ब्रोमीन, Br, जिसका सिंबल है। तो मेलिबिलिटी क्या है, मेलिबिलिटी मेटल की या एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिसे हम पीट पीट कर चद्दर बना सकते हैं, मीन्स कैन कन्वर्टेड इनटू थिन शीट आफ्टर हैमरिंग। मेलिबिलिटी क्या है, एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिसे हम पीट पीट कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच कैन कन्वर्टेड इनटू थिन शीट आफ्टर हैमरिंग। और सबसे जो मेलेबल है सबसे ज्यादा वो क्या है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर क्या है, मोस्ट मेलेबल है। लेकिन नॉन मेटल क्या है, नॉन मेलेबल, ये टूट जाते हैं, ये क्या है, ज्यादातर ब्रिटल है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या है, मेटल एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसे हम क्या करेंगे, अगर खींचेंगे तो खींचने के बाद क्या होगा, वो तार में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, तार में। क्या कन्वर्ट हो जाता है, तार में। इसका मतलब डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन विच द वायर या मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। मेटल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में। एलिमेंट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में, आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच कैन कन्वर्टेड इनटू थिन वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो मेटल क्या है, मेलेबल है। मेटल क्या है, डक्टाइल है। मेटल क्या है, डक्टाइल। और सबसे मोस्ट डक्टाइल कौन सा है, गोल्ड। और ये क्या है, नॉन डक्टाइल। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो एलिमेंट जो अलाउड टू पास करंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्लो होते हैं, वो गुड कंडक्टर होंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्लो नहीं होंगे वो पुअर कंडक्टर होंगे। मेटल क्या करता है, हीट को और चार्ज को या करंट को आगे जाने देता है, अलाउड टू पास, फ्री टू फ्लो। तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर। सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है मेटल में वो कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर के बाद कॉपर। फिर जब, लेकिन सबसे पुअर कंडक्टर कौन सा है, लेड और मर्करी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, दे डू नॉट अलाउ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कार्बन की फॉर्म है, जो करंट को पास करता है। डेंसिटी क्या है, मीन्स कितना डेंसर, कितना भारी। और भारी मीन्स पार्टिकल कितने नजदीक और कितने दूर दूर है। मेटल क्या है, हार्डनेस उनकी ज्यादा है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट है, तो मेटल की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। पार्टिकल क्या है, एक दूसरे के बड़े नजदीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं हम डेंसिटी। तो मेटल क्या है, हार्ड है। हार्ड क्यों है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड। जब पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है तो उनकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने के लिए, उनके बीच में होने की वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। तो इसलिए जो मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम दो मेटल ऐसे हैं जो क्या है, जिनकी डेंसिटी सबसे कम है क्योंकि सॉफ्ट है। और नॉन मेटल क्या है, लो डेंसिटी है। और लो डेंसिटी होने की वजह से क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, कम है। सोनोरस का मतलब है प्रोड्यूस साउंड, आवाज आना। जैसे स्कूल में देखा होगा, जब पहले क्या होती थी, एक बेल होती, घंटी होती थी, और उसको हैमर से क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे। और वो स्ट्राइक करने के बाद क्या आती थी, उसमें आवाज आती थी। तो मेटल या नॉन मेटल या एलिमेंट जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग। लेकिन अगर हम कंपेयर करें मेटल और नॉन मेटल में, तो मेटल क्या करते हैं, आवाज प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग, और नॉन मेटल आवाज प्रोड्यूस नहीं करते, आवाज नहीं होती उनमें। तो मेटल आर सोनोरस बट नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड आफ्टर हैमरिंग। और वैसे आपने पढ़ा क्या है, मेटल क्या है, बेसिक इन नेचर, ये क्या है, बेसिक। और नॉन मेटल क्या है, एसिडिक इन नेचर। अब अगला पॉइंट हमारा क्या होता है, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या है हमारा, एलोट्रोप क्या है, अगर कोई एलिमेंट, एक कोई भी एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट किसमें, दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जो दो से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है या दो रूप में पाया जाता है, जिसके दो रूप या दो से ज्यादा रूप हो, बहरूपिया जिसे बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। लेकिन वो बहरूपिया जिसमें क्या होंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उसे बोलते हैं एलोट्रोप। एलोट्रोप वो एलिमेंट
जो दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, दिखने में अलग अलग होता है, लेकिन गुण एक ही जैसी होंगी मतलब। तो क्या होगा, एलोट्रोप्स कार्बन के वैसे तो बहुत सारे हैं, 4-5 है, लेकिन हम किसका पढ़ेंगे, डायमंड और ग्रेफाइट। जो आपके सिलेबस में डायमंड और ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसका कार्बन 3 या 4 रूप में पाया जाता है, लेकिन हम कितने रूप पढ़ेंगे उसके, 2 रूप पढ़ेंगे। कौन से, डायमंड और ग्रेफाइट। अब डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। डायमंड क्या है, हार्ड है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से क्या है, कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, क्लोजली पैक। और डायमंड इसलिए क्या है, हार्ड है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, बंधे हुए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, इसलिए ये सॉफ्ट है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ये चमकता ज्यादा है, शाइनी, ट्रांसपेरेंट। लेकिन ये क्या है बेचारा, डल है। क्यों, क्योंकि काला दिखने में काला होता है। और ये क्या है, करंट को पास नहीं कर दे देता। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, इसलिए क्या है, गुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट 3 इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। इसका मतलब अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मूव करते हैं हम अगले पॉइंट पर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल हमने पढ़ा है कि बेसिक इन नेचर। मेटल क्या है, जनरली बेसिक इन नेचर। तो पहला, मेटल को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एयर के साथ। अगर हम मेटल को, किसी भी मेटल को अगर हम एयर मीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या रिलीज करेगा, एयर मीन ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड की नेचर कौन सी है, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड ये क्या है, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर होने की वजह से दे कन्वर्ट रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अब एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, कॉपर अगर हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या मिलता है हमारे को, कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर क्या है, ब्लैक। क्या है, ब्लैक कलर है। तो इसका मतलब मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। ऐसे ही एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सोडियम के साथ हम रिएक्शन करेंगे। एक एग्जांपल एल्युमिनियम का ले लेते हैं। एल्युमिनियम Al को हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाता है, Al2O3। Al2O3 तो बैलेंस कर देंगे 2, ये क्या आएगा 3 और ये 4। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका मतलब बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड। अब कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो पानी में जल्दी घुल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते। जो पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं उन मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। तो एल्कलीज क्या है, आर दोज बेस। भाई मेटल ऑक्साइड बेस है, बेस है। इसका मतलब जो बेस, जो मेटल ऑक्साइड पानी में क्या हो गए, घुल गए, डिजोल्व हो गए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कली। लेकिन जो बेस पानी में डिजोल्व नहीं हुए वो बेस ही रहेंगे। इसका मतलब ज्यादातर बेस पानी में घुलते नहीं है। तो कौन से बेस पानी में घुलते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड, दे डिजोल्व इन वाटर। और कैल्शियम ऑक्साइड ये पानी में घुल जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, एल्कली। तो इसका मतलब एल्कलीज आर दोज बेस विच कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, दे आर नोन एज एल्कली। तो सारे एल्कलीज बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते। सारे एल्कली बेस हो सकते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते। दीज मेटल ऑक्साइड आर डिजोल्व इन वाटर। दोज मेटल ऑक्साइड जो पानी में घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कलीज कहलाते हैं। एल्कलीज आर दोज मेटल ऑक्साइड विच डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड इनसोल्युबल इन वाटर। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या है, पानी में नहीं घुलते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कली। सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं और ये एल्कली बनाते हैं। एल्कली NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ एयर के साथ ये सोडियम ऑक्साइड, सोडियम एयर में इतना ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होती है, आग पकड़ लेता है। तो आग पकड़ लेता है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो आग पकड़ लेता है। इसलिए हम सोडियम को ओपन एयर में नहीं रखते, इसको कहाँ रखते हैं, अंडर कैरोसिन। कैरोसिन की लेयर के नीचे रखते हैं, क्योंकि जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, कैच फायर एंड केप्ट अंडर द कैरोसिन ऑयल। अब कुछ रिएक्टिविटी लिखी है इसमें। जो सोडियम, पोटेशियम ये क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल। ये एयर में नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर भी क्या होते हैं, इसका मतलब जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो दे कैच फायर, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन कुछ एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये मेटल एक नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर ये रिएक्ट करें तो केवल क्या बनाते हैं, ऑक्साइड की लेयर बनती है इनके ऊपर।
जब ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर इनके साथ ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं ऑक्साइड की लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। लेकिन आयरन कभी भी जलता नहीं है। लेकिन आयरन की फीलिंग बुरादे जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं, अगर उनको जलाया जाए तो बड़ी तेजी से जलते हैं। लेकिन कॉपर जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, तो भी आपने पढ़ा वो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक सब्सटेंस बना देता है, ब्लैक कंपाउंड बना देता है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा, वो क्या है, गोल्ड और सिल्वर। ये आपने देखा है सोडियम, सोडियम और पोटेशियम ये एयर में रिएक्ट करते हैं और कैच फायर इजिली। सोडियम एंड पोटेशियम दे आर वेरी हाई रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, और एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। लेकिन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड क्या बनाते हैं, ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं। आयरन डू नॉट बर्न, आयरन जलता नहीं है, लेकिन आयरन फीलिंग बड़ी तेजी से जलती है। कॉपर हमेशा क्या बनाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या बनाता है, ब्लैक कंपाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। लेकिन सिल्वर और गोल्ड ये बिल्कुल भी एयर में किसी भी टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते। अब एनोडाइजिंग क्या है, एनोडाइजिंग क्या है, एल्युमिनियम के ऊपर अगर एक थिक लेयर ऑफ ऑक्सीजन चढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की एक मोटी परत चढ़ना उसे हम क्या बोलेंगे, एनोडाइजिंग बोलेंगे। लेकिन अगर जैसे एल्युमिनियम एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो केवल एक पतली सी लेयर बनाता है। एल्युमिनियम डेवलप्ड ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन इट एक्सपोज टू द एयर। लेकिन जैसे अब जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो एक पतली सी लेयर बनाता है। लेकिन अगर उस के ऊपर मोटी सी लेयर बनाई जाए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से तो उसे हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये एयर के कांटेक्ट में आने से एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिससे कोरोजन को, जंग लगने से एल्युमिनियम को रोकता है। इट मीन एल्युमिनियम ऑक्साइड रेसिस्ट टू कोरोजन। जब एनोडाइजिंग प्रोसेस करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एल्युमिनियम जो रॉड है जिसके ऊपर हमने एल्युमिनियम रॉड है जिसको हमने क्या करना है, कोटिंग, एल्युमिनियम जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है उसको क्या लेंगे, एनोड। और इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं उसे किसे करने के लिए, एनोडाइजिंग प्रोसेस को करने के लिए। एम्फोट्रिक ऑक्साइड, दो मेटल ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड है, वो बेसिक ऑक्साइड है विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। जब मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, वो मेटल ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें वो लिखा है मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस form salt and water are called amphoteric oxide. Example, aluminum and zinc oxide mean aluminum oxide Al2O3 and ZNO, ये दोनों क्या है, amphoteric oxide। ये बेस के साथ भी और एसिड के साथ भी दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, क्या लिया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये एसिड है, ये हमारे पास क्या है, एसिड, ये एसिड है, इट इज एसिड। इसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया और प्लस में वाटर बनाया। तो सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है, सॉल्ट और वाटर कब बनता है, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ। तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर ये HCl एसिड है तो ये एल्युमिनियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड इज बेस, ये क्या है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर। अब अगला देखते हैं, NaOH, ये हमारा क्या है, बेस है, क्या है ये, बेस। और एल्युमिनियम ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका मतलब सॉल्ट एंड वाटर कब बना, जब बेस NaOH ने किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड। इसका मतलब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक जगह बेस यूज कर रहा है, एक जगह एसिड की नेचर बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब इसे बोलते हैं हम एम्फोट्रिक ऑक्साइड, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, या जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए, सॉल्ट एंड वाटर बनाए। ये हमारी एक एक्टिविटी है जो आपके एनसीईआरटी में देखिए ध्यान से। हमने क्या करा, एक कॉटन वो ग्लास वूल लिए और उसको पानी में भिगो दिया। पानी में भिगोने से पर्पज क्या है, जब हमने उसको हीट किया तो इसको जब क्या हीट मिली तो ये जो पानी हो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, मीन स्टीम बनेगी। वो स्टीम किससे टकराएगी, इस कॉपर से टकराएगी। इसका मतलब मेटल स्ट्रिप किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, मीन्स वाटर के साथ।
स्टीम क्या है? फॉर्म ऑफ वाटर। तो क्या बनेगी? इस डिलीवरी ट्यूब से क्या निकलेगी? गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? गैस। वो गैस किस में डाली हमने? सॉफ्ट सॉल्यूशन में। वो गैस को किससे पास किया? सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास किया। हम गैस को सॉफ्ट सॉल्यूशन से क्यों पास करते हैं? क्योंकि सॉफ्ट सॉल्यूशन से जब भी कोई गैस पास होती है तो क्या बनते हैं? बबल बनते हैं। बबल बनने का मतलब है कि गैस फॉर्म हो रही है, गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैस विल टेक प्लेस। और वो गैस, बबल इंडिकेट फॉर्मेशन ऑफ गैस, बबल बताएगा। और वो गैस कहाँ कलेक्ट होगी? एट द टॉप। मीन उसने क्या कर दिया? इस सॉफ्ट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर दिया, इस सॉफ्ट सॉल्यूशन को हटा दिया। और कहाँ कलेक्ट हो गया? ऊपर। जो गैस कलेक्ट हुई वो कौन सी हुई? हाइड्रोजन गैस। तो हम ये कह सकते हैं अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या रिलीज करता है? सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर? जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाता है। और हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन कैसे पता लगेगी? जो गैस है, जब बबल बनते हैं, इस गैस के पास हम क्या लेंगे? अगर हम बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, तो क्या होगा? आवाज प्रोड्यूस करेगा। कौन सी आवाज प्रोड्यूस करेगा? पॉप साउंड। बर्निंग कैंडल अगर इसके पास ले जाएंगे, बर्निंग कैंडल नियर द गैस, तो इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। कैसी आवाज आएगी? पॉप साउंड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मेटल का वाटर के साथ। तो अभी आपने बताया व्हेन मेटल को जब हम, हमारे पास इक्वेशन क्या है? मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या बनाता है? मेटल को वाटर के साथ तो बनाता है मेटल ऑक्साइड मीन सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये हाइड्रोजन गैस अभी आपने बताया कैसे पता लगाएंगे? अगर इस गैस के पास हम क्या लगे? बर्निंग कैंडल लगे, तो इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। और इस मेटल ऑक्साइड, इस मेटल ऑक्साइड में को हम, इस मेटल ऑक्साइड को फिर दोबारा क्या मिलाएंगे? अगर पानी में मिलाएंगे तो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एल्कली। जो भी हमने पढ़ा है ये एल्कली है, मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, लाइक सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ये किसके साथ रिएक्ट कर देते हैं? ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मीन्स सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब दे आर एल्कली इन नेचर। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो क्या है? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। वो किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। वो किसके साथ करेगा? थोड़ा वाटर का टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है। जब हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है तो मैग्नीशियम उस हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। Mg प्लस O2, Mg प्लस H2O। तो क्या बनाता है? MgOH होल ट्वाइस। क्या बनाता है? MgOH होल ट्वाइस बनाएगा। और साथ में क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये हाइड्रोजन गैस के बबल वो किसमें? मैग्नीशियम इन हाइड्रोजन गैस के बबल में स्टिक हो जाता है। और जैसे जिंक, आयरन और एल्युमिनियम, ये क्या है? बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट है। ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ। ये किसके साथ? जब वाटर किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है? स्टीम की फॉर्म में। इसका मतलब जब स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर हीट ज्यादा होती है। हीट ज्यादा होती है। हीट ज्यादा होने की वजह से ये जिंक, आयरन और एल्युमिनियम उस स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, तो क्या रिएक्शन होगा? Fe2O, Fe3O4 प्लस में क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। अब इसे क्या कर देंगे? हम बैलेंस कर देंगे। क्या करेंगे? इसे बैलेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ये 3, और ये क्या आएगा? हाइड्रोजन 8, ये जाएगा हमारे पास 4। इस तरीके से बैलेंस हो गया। लेकिन कुछ मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, लेड और गोल्ड, ये मेटल ऐसे हैं ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, ना स्टीम, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये क्या हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम है। अब यहाँ पर जैसे दो रिएक्शन आपके सामने, ये कैसे करेंगे जरा बताइए आप? सोडियम को वाटर के साथ तो क्या बनाएगा? NaOH, NaOH, ये आपका हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा? NaOH प्लस में क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसे क्या करेंगे? बैलेंस। 2Na, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 और ऑक्सीजन 2, तो क्या होगा? ये 2 आ जाएगा। एल्युमिनियम क्या बनेगा? Al2O3, Al2O3 प्लस में H2। तो इसे बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा? 3, और ये क्या आ जाएगा? 2। तो 3 2 जा 6, ये आ जाएगा हमारा बैलेंस। एल्युमिनियम 2,
हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। ये हमारी वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन है। अगर मेटल किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इफ द मेटल रिएक्ट विद एसिड, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और एसिड कौन सा, डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड मीन मोर वाटर, और पानी ज्यादा, वाटर मोर और एसिड कम, मतलब वाटर और एसिड, इसका मतलब एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा, ओ सॉरी वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा और एसिड की कंसंट्रेशन कम, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और सॉल्ट किसका बनाएगा, जिस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। और कुछ रिएक्शन ये आपके सामने लिखे हैं, और एक दो रिएक्शन खुद ट्राई करके देखना। आयरन एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट, FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। फिर Mg प्लस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जिंक HCl, जिंक क्लोराइड प्लस में H2। फिर एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में H2। तो इसे बैलेंस करेंगे तो FeCl2 2, मैग्नीशियम 1 2, जिंक और ये एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6 और ये 3, इट इज बैलेंस। लेकिन कॉपर, सिल्वर और मरकरी ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये दे आर लीस्ट रिएक्टिव, इनर्ट। हमने पढ़ा भी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन मेटल कौन से एसिड के साथ, अगर HCl के साथ और H2SO4 के साथ मेटल अगर रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन वही मेटल अगर किसके साथ, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। When metal react with nitric acid does not evolve hydrogen gas, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। क्यों, क्योंकि HNO3 is highly oxidizing agent। ये क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो किसके साथ रिएक्ट हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस के बदले क्या बना देता है, वाटर बना देता है। लेकिन खुद HNO3 टूटकर क्या बनता है, N2O, NO और NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इनमें दो एक्सेप्शनल हैं। कौन से दो मेटल ऐसे हैं जो केवल HNO3 के साथ रिएक्ट करके, सारे मेटल, ऑल मेटल जब HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। और साथ में टूटकर या तो N2O बनाते हैं या NO बनाते हैं या NO2 बनाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम Mg और Mn मैग्नीज दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो एक्सेप्शनल है। बिकॉज देखिए, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इट डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन एबल टू गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एबल टू गिव ऑक्सीजन, जो रिड्यूस होता है, जो रिड्यूस हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर, और अपने आप टूटता है। और किस में टूट जाता है, N2O, NO, NO2 में टूट जाता है। लेकिन मैग्नीशियम मैग्नीज दो ऐसे मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी आपकी है जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा कि हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव मेटल। यहाँ हमने क्या लिया, ब्लू कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। इसमें हमने क्या डाल दिया, आयरन नेल डाल दी, Fe। जैसे ही कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था इसमें हमने आयरन नेल डाल दी, तो आयरन नेल ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया और उस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया और कॉपर की जगह खुद ले ली। तो क्या बना, FeSO4 बन गया और कॉपर को हटा दिया। तो इसका मतलब आयरन ने कॉपर को हटा दिया फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जैसे ही रिएक्शन हुआ और आयरन ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, तो उस कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था उसका कलर क्या हो गया, फेड हो गया। क्या हो गया, फेड हो गया, लाइट ग्रीन हो गया या फेड हो गया। और उस आयरन नेल के ऊपर क्या होगी, ब्राउनिश सी लेयर चढ़ गई। तो इसका मतलब इसे बोलते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज। अगर इसको उल्टा कर दें, अगर हम आयरन सल्फेट को किसके साथ करें, कॉपर के साथ रिएक्ट करें,
तो इसका मतलब नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है आयरन से कम रिएक्टिव है। तो आयरन इज, तो इसका मतलब क्या होगा, एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है। इसीलिए कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो क्या हो गया, फेड हो गया, उसका कलर लाइट ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा दिया। तो इट मीन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन विद अदर मेटल, ये क्या कर रहे हैं, मेटल ए को सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ रिएक्ट किया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ए और सॉल्ट मेटल बी, इसका मतलब ए ने, इसका मतलब ए ने किसके साथ, BSO4 के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बनाया, बी बना दिया और ASO4 बना दिया। इसका मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन ए का बना दिया, ए ने बी को हटा दिया। जैसे Fe प्लस CuSO4, तो क्या बनाया, FeSO4 प्लस में Cu, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Blue color of copper sulfate become fade due to the displacement reaction in which iron displaces copper from its salt solution। इसका मतलब आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा दिया। अभी आपने पढ़ी मेटल की प्रॉपर्टी, अब पढ़ेंगे हम नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल हैं जनरली, नॉन मेटल क्या है, दे आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड जो आपने पढ़ा, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किसमें चेंज करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन में, ब्लू को रेड में, और जिनका पीएच क्या होता है, पीएच नंबर 7 से कम होता है। नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल मींस कार्बन, ऑक्सीजन O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड, और ये क्या है, एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या करें, नॉन मेटल ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जब वाटर और एसिड, डाइल्यूट एसिड दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज नहीं होती। लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। इसका मतलब हाई रिएक्टिव नॉन मेटल भी क्या करता है, लो रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके कंपाउंड से अलग करता है। जैसे इसमें लिखा है सोडियम ब्रोमाइड NaBr ने किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, तो Cl2, तो क्या करा, इस क्लोरीन ने ब्रोमीन को उसके सॉल्यूशन से हटा दिया, तो क्या बन गया, NaCl और प्लस में Br, उसको ब्रोमीन को हटा दिया और ब्रोमीन की जगह खुद ले ली। तो इसमें हाई रिएक्टिव नॉन मेटल भी लो रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके कंपाउंड से हटा देता है। तो हम ये कहेंगे कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन, क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन नॉन मेटल जो है अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, मींस अगर S नॉन मेटल है किसके साथ, H2 के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मींस टू फॉर्म द हाइड्राइड। एक्वा रिजाइड, एक्वा रिजाइड क्या एक मिक्सचर है जो HCl, इट इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl का कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, दोनों क्या होने चाहिए, कंसंट्रेटेड, और जिनका रेशो क्या होना चाहिए, 3:1। अगर HCl टोटल अगर माना जाए 4 पार्ट है, उनमें से 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3, तो क्या बन जाता है, एक्वा रिजाइड। एक्वा रिजाइड जो HCl और HNO3 कंसंट्रेशन का मिक्सचर है 3:1 में, HCl 3 यूनिट है और HNO3 4 यूनिट है। इसका मतलब अगर 4 में से 3 पार्ट HCl है और 1 पार्ट क्या है, HNO3, दोनों का मिक्सचर बना जाए और उसमें गोल्ड डाल दिया जाए, तो गोल्ड को क्या कर लेता है, वो डिसॉल्व कर लेता है, उसमें से गोल्ड को निकाल देता है। लेकिन वही गोल्ड अगर HCl कंसंट्रेटेड में डाला जाए और HNO3 कंसंट्रेटेड में अलग अलग करके डाला जाए, तो वो गोल्ड डिसॉल्व नहीं होगा। इंडिविजुअल गोल्ड ना तो HCl में डिसॉल्व होगा ना HNO3 में, लेकिन दोनों को मिक्सचर बना दिया दोनों का 3:1 में, तो गोल्ड क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और ये जो एक्वा रिजाई है, ये क्या है, बहुत कोरोजिव फ्यूम, मींस बहुत ज्यादा इसमें क्या होती है, फ्यूम्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा हाईली कोरोजिव इन नेचर है। रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी मतलब इसका मतलब कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। इसका मतलब जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है उसे कहाँ रखते हैं, सबसे ऊपर, और जो मेटल कम रिएक्टिव है उसे नीचे रखते हैं। जैसे क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है उसे सबसे ऊपर, और जो थोड़ा सा कमजोर है उसे नीचे रखते जाते हैं। तो इसका मतलब अरेंजमेंट करते हैं किसका, मेटल का, किस हिसाब से, इन डिक्रीजिंग ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो इसका मतलब उसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। द रिएक्टिविटी सीरीज is the list of metals arranged in order of their decreasing activity या reactivity। रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग के हिसाब से मेटल को अरेंज किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं,
reactivity of metal mean arrangement of the element in decreasing order of their reactivity. reactivity के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया जा सकता है. इसका मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. इसका मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव वो क्या है? पोटेशियम है. और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? गोल्ड. अगर मैं पूछूं ये हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से पहले आ रहे हैं वो सारे क्या करेंगे? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं. इसका मतलब सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे. लेकिन कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, ये मरकरी है, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे. तो अगर हम करें अरेंज करते हैं वर्टिकल कॉलम में, सिल्वर, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर क्या है? कॉपर, मरकरी और सिल्वर और ये गोल्ड. इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे आएगी. इसका मतलब अगर मैं पूछूं मैग्नीशियम और पोटेशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम. मीन पोटेशियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन मैग्नीशियम पोटेशियम को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. अगर मैं पूछूं एल्युमिनियम और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. इसका मतलब एल्युमिनियम जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा, लेकिन जिंक एल्युमिनियम को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से नहीं हटा पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है वो एल्युमिनियम से नीचे आ रहा है. मीन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी के हिसाब से उनको क्या कर दिया? अरेंज कर दिया. अब इनका थोड़ा नाम याद करने का तरीका अगर आपने देखना है तो के. अब देखिए जरा ध्यान से, अगर याद कर सकते हो तो, नहीं तो आपको थोड़ा सा मैं देखो. के का मतलब हो गया कटरीना, एन ए मीन्स ने, कटरीना ने कार, एम जी मांगी, एम जी मतलब मांगी, कटरीना, के मीन्स कटरीना, एन ए मीन्स ने, कार, सी ए कार, एम जी मांगी, ऑल्टो, ए एल, जेड एन जैन, एफ ई फरारी. कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी. फिर भी, फिर भी, ये भी ही है ना, फिर भी कि क्यों मिली, मिली मीन्स मरकरी, सिल्वर, ऑडी. फिर भी कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर, ऑडी. ये क्या है? एक रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका है जिसे हम आराम से लर्न कर सकते हैं. आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड कब बनते हैं? जब दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट को हम क्या करें? कंबाइन करें. अब यहाँ पर हमारे क्या बनता है? दो टाइप के कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड और एक कोवेलेंट कंपाउंड. हम पढ़ेंगे बेटे क्या? आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल. मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना मेटल से नॉन मेटल, क्योंकि मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है. अगर आपके पास ये सोडियम है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और मैं इसमें क्लोरीन के साथ कर रहा है, तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इसको दे दिया. जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव. इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? ले लिया. इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव. तो Na के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, Cl के ऊपर आ गया माइनस चार्ज. एक प्लस और एक माइनस, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया. तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया? NaCl बन गया. अब बनता कैसे है दोबारा देखिए. अगर मान लो Na है, पहले ये आयंस बनेंगे कैसे? देखो हमारे पास क्या है? सोडियम Na281, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. Na281, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया. चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव, प्लस में E. फिर Cl287, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये गेन करेगा. जब गेन करेगा तो क्या आ जाएगा? Cl के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस. तो क्या आएगा? 288. तो ऑटोमेटिकली ये Na और ये Cl दोनों क्या आ जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे. तो क्या आएगा? Na प्लस Cl माइनस, तो क्या बन जाएगा? NaCl. इट मीन ये Na हो जाएगा और प्लस में Cl, और ये क्या आएगा? 2NaCl. तो ये क्या आएगा? 2, और ये क्या आ जाएगा आपके पास? Cl2. तो क्या आएगा? 2Na प्लस Cl2, तो क्या बन जाएगा? 2NaCl. अब एक तरीका ये है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा हो गया कैटायन. सोडियम इज कैटायन और क्लोरीन इज एनायन.
NaCl की फॉर्मेशन देखिए, Na ये हमारा सोडियम, इसके ऊपर क्या है 281, 1 इलेक्ट्रॉन है, डॉट स्ट्रक्चर। फिर Cl 281 और इसके ऊपर 287, 7 डॉट, 2 4 6 और ये 7, ये आ गया। ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा लूज करेगा, और ये क्या करेगा गेन करेगा। इधर से इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, तो क्या आएगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या आ गया प्लस आ गया, और इसके में क्या आ गया जो भी आपको बताया था 28 आ गया। Cl ने क्या करा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गेन, ये आ गया, तो ये गेन कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। जैसे इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया माइनस आ गया, तो ये क्या आ गया 288 आ गया। तो अगला स्टेप हमारा बन गया Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस, तो कंपाउंड बन गया हमारा NaCl, और ये क्या है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और ये हमारा बन गया आयनिक कंपाउंड, वो सॉलिड इन नेचर है। अब ऐसे हम किसका बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का, Mg मैग्नीशियम क्या 282, तो कितने डॉट स्ट्रक्चर हैं, 2 डॉट इलेक्ट्रॉन है, 1 और ये 2। फिर क्लोरीन Cl2 है, तो क्लोरीन कितने इसमें 2, Cl 1 Cl 2, तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे 6 होंगे, ओ सॉरी 7। देखिए जरा इसका मतलब इसमें क्या है 287, ये भी 287, तो इसका मतलब 2 4 6 और ये 7, 2 4 6 और ये 7, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा इसके पास आ जाएगा, ये आ गया 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा इसके पास आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन गया हमारे पास। इसने क्या कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो Mg +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, या 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इसने लूज कर दिए, और Cl 1 2 3 4 5 6, ये क्या कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, और कितने थे ये 2 थे, 2 थे क्लोरीन, तो इसका मतलब 2 माइनस, तो क्या बन जाएगा आपके पास Mg2 प्लस, और Cl ये क्या है माइनस, और ये कितने हैं 2 हैं, कितने हैं ये 2, तो 2 प्लस और 2 माइनस, तो क्या बन जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हमारा आयनिक कंपाउंड बन गया विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये आयनिक कंपाउंड इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड की, पहले क्या है फिजिकल इन नेचर, दे आर सॉलिड एंड हार्ड। जो आयनिक कंपाउंड है वो हमेशा किसकी फॉर्म में, NaCl हो गया, या MgCl2 हो गया, या CaCl2 हो गया, तो ये सारे किसमें सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ये हार्ड होते हैं। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका आयनिक कंपाउंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि दे रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच में चार्ज और जो चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनको उस फोर्स को, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए उस इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बहुत ज्यादा है। और आयनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी, ये जो आयनिक कंपाउंड है जनरली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में तो घुल जाते हैं, बट इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में ये घुलते नहीं है, सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन और इन टाइप के सॉल्वेंट में घुलते नहीं, मीन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते नहीं है, ऑर्गेनिक वाटर में वो इजिली सॉल्व हो जाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो आयनिक कंपाउंड है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में कभी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इनको मेल्ट करते हैं, या तो इनको क्या करते हैं मेल्ट करते हैं, मेल्ट कितने हाई टेम्परेचर पर 800 डिग्री सेल्सियस पर, या तो इनको 800 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने से क्या होते हैं उनके जो चार्ज हैं आयंस हैं वो टूट जाते हैं, जैसे NaCl, अगर जब इनको मेल्ट करेंगे तो Na के जो आयंस हैं और Cl के जो आयन है वो ब्रेक हो जाएंगे, तो आयन क्या ब्रेक हो जाएंगे, तो इसका मतलब फ्री आयन हो जाएंगे, फ्री आयन हो जाएंगे तो अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट। तो एक तरीका तो यह है कि इनको मेल्ट करेंगे एट ए हाई टेम्परेचर,
या इनको क्या कर देंगे, पानी में डिसॉल्व कर देंगे। पानी में ये 20 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या होते हैं, घुल जाते हैं। इसलिए इट इज बेटर टू डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म एक्वस स्टेट। और एक्वस स्टेट आने पर ये क्या होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। दो तरीके हैं इसका मतलब, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सोल्यूबल फॉर्म। सोल्यूबल फॉर्म का मतलब है दे डिसॉल्व इन वाटर, पानी में घोल देंगे, एंड और ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। जैसे ये फिगर है देखिए, अगर आप देखोगे ये हमारे पास इसकी फिगर है, ये आयनिक कंपाउंड आर मेड द चार्ज आयन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली आयन कैन मूव। इसका मतलब मोल्टन स्टेट में या तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, मेल्ट करेंगे 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो आयन क्या हो जाएंगे, इसमें फ्रीली मूव जाएंगे। जबकि यहाँ क्या है, दे आर क्लोजली पैक्ड। या इसको क्या करेंगे, पानी में डिसॉल्व कर देंगे, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे क्या होंगे, आयन फ्री हो जाएंगे। जब आयन फ्री होंगे तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जब करेंगे जब वो मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में आएंगे, तभी आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल किस रूप में पाया जाता है, हमारे मेटल, कुछ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल कम रिएक्टिव होते हैं, और कुछ तो बेचारे होते ही नहीं है। इसका मतलब मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, किसी के साथ दोस्ती की फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जो बेचारे कम रिएक्टिव होते हैं, जो किसी से बातचीत नहीं करते, वो अकेले पाए जाते हैं, दे आर इन फ्री स्टेट। तो लेस रिएक्टिव मेटल, पहला अकरेंस, लेस रिएक्टिव मेटल कैसे होता है, लाइक गोल्ड और सिल्वर, ये सिल्वर है और ये गोल्ड, अकर इन नेटिव और फ्री स्टेट। नेटिव मीन अकेले, फ्री स्टेट अकेले पाए जाते हैं। दे डू नॉट कंबाइन विद अदर, मीन्स कभी किसी के साथ जुड़ते नहीं है। दूसरा अकरेंस ऑफ मेटल, इसका मतलब मेटल क्या है, या तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होगा या कंबाइन स्टेट में। जो कम रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में, और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। जो कंबाइंड स्टेट में मेटल पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल। मिनरल क्या है, वो एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पर जो मेटल कंबाइंड की फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट या हाइड्राइड या सल्फाइड की फॉर्म, कंबाइंड सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। मीन जो सल्फाइड सल्फर के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, कार्बोनेट के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं मिनरल। तो मिनरल क्या है, वो एलिमेंट और कंपाउंड विच नेचुरली अकर ऑन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ सरफेस पर अपने आप अकर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। तो और क्या है, और भी मेटल कंपाउंड है, मींस मेटल जो कंबाइंड स्टेट में, लेकिन ये और हमें मिलते कहां से, मिनरल से मिलते हैं। तो और क्या है, मिनरल है। और क्या है, मिनरल है, क्योंकि और हमें किससे मिलते हैं, मिनरल से। हमें जो और हैं वो किससे मिलते हैं, मिनरल से। इसका मतलब सारे के सारे और मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सारे मिनरल और नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि और हमें मिलते हैं मिनरल से। तो और क्या है, और वो मिनरल हैं जिसमें से हम मेटल को अपने फायदे के लिए निकाल सकते हैं। और दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। और क्या है, वो मिनरल जिसमें से मेटल को हम अपने प्रॉफिट के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए, फॉर द कॉमर्शियल पर्पज। तब और को हम मेटल से निकालते कैसे हैं, उसके लिए स्टेप कौन कौन से, उसके लिए बहुत सारे स्टेप हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या करें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ओर से हमने मेटल को निकालना है। सबसे पहले अनरिचमेंट ऑफ ओर या ओर ड्रेसिंग, या कभी हम बोलते हैं इसे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। मींस सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मींस ओर में ओर को क्या करेंगे, साफ करेंगे। साफ मीन रिमूव द ऑल इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर। ओर में जितनी इंप्योरिटीज है उस इंप्योरिटी निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और वो इंप्योरिटीज क्या होती है, गैंग होती है। क्या होती है, गैंग होती है। इसका मतलब ओर में से इंप्योरिटी निकालने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर। फिर हमें जो ओर मिल गया वो प्योर मिल गया, इसका मतलब कोई इंप्योरिटी उसके अंदर नहीं है। अब इस ओर को हम किस में चेंज करेंगे, मेटल ऑक्साइड में। इस ओर को किस में चेंज करेंगे, मेटल ऑक्साइड में। किस में चेंज करेंगे, मेटल ऑक्साइड में। इस ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए दो तरीके, एक रोस्टिंग और एक रोस्टिंग प्रोसेस है, और एक क्या है, कैल्सिनेशन। दो प्रोसेस है, कौन सा, एक रोस्टिंग, एक कैल्सिनेशन है। रोस्टिंग जो है, रोस्टिंग जो है वो किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए। और कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट ओर के लिए। इसका और से मेटल ऑक्साइड बनाया जा सकता है, कब, जब हम उसको क्या करेंगे, तो रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे। तो हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया। मेटल ऑक्साइड के बाद हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए। क्या चाहिए, मेटल। और मेटल ऑक्साइड से मेटल में लाने के हमारे तीन तरीके हैं। जो तीन तरीके हैं कौन कौन से हैं, पहला तरीका है डायरेक्ट हीटिंग। डायरेक्ट हीटिंग जिसे हम क्या बोलते हैं,
रिडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। डायरेक्ट हीट, जो कम रिएक्टिव मेटल है वो डायरेक्ट हीट करके मेटल ऑक्साइड से मेटल बना सकते हैं, लेकिन जो मॉडरेट रिएक्टिव है उन्हें क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। वो किससे? बाय मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने के लिए मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के लिए क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करता है? सी। सी क्या करता है? मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल देता है और किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। और तीसरा जो है, जो हाई रिएक्टिव मेटल है, वो क्या करते हैं? वो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम अलग उसको कर सकते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? जो मेटल हमें मिला वो प्योर है तो ठीक है, नहीं है तो इम्प्योर है तो उसे हम क्या करेंगे? रिफाइन। लेकिन आपके सिलेबस में रिफाइनिंग ऑफ मेटल कौन सा? केवल कॉपर का है। फिर क्या है? गैंगू। गैंगू क्या है? द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड की फॉर्म में, सॉइल की फॉर्म में, सैंड की फॉर्म में, जो भी इम्प्योरिटीज उस ओर में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? गैंगू बोलते हैं। अभी आपने बताया रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या है? मेटल, सॉरी, ओर को किस में चेंज करना है? हमने ओर को किस में चेंज करना है? मेटल ऑक्साइड में। ओर को किस में चेंज करना है? मेटल ऑक्साइड में। तो हमारे पास दो तरीके बताते हैं, एक रोस्टिंग और एक क्या बताया था? कैल्सिनेशन। तो पहले हम किसका पढ़ रहे हैं? रोस्टिंग। कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या है? इट इज यूज फॉर द सल्फाइड ओर। किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए। मींस जैसे जिंक सल्फाइड, ये सल्फाइड है, सल्फर है, जिंक सल्फाइड, ये क्या हमारा ओर है। जिंक सल्फाइड जो सल्फाइड ओर है, इसका मतलब रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। और सल्फाइड ओर मीन जिंक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो हमें क्या देगा? जिंक सल्फाइड, ये क्या है? सल्फाइड ओर है। अब क्या देगा? मेटल ऑक्साइड, ZnO, मेटल ऑक्साइड दे दिया, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? रोस्टिंग हो गया। तो रोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। Ore is strongly heated in presence of air is known as roasting. So sulfide ore is converted into oxide by heating strongly in presence of excess amount of air. It means ore is strongly heated in presence of air. सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है, ये हमारे। और इस रोस्टिंग में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये कौन सी गैस होती है? एसिड गैस होती है। और ये क्या है? कंपेरेटिवली ज्यादा हार्मफुल है। और ये हमेशा किसकी? एयर की प्रेजेंस में होता है। तो रोस्टिंग इज यूज फॉर द सल्फाइड ओर। इसमें सल्फाइड ओर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर या इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जिंक सल्फाइड प्लस में ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें मिली, और जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, हमें मेटल मिल गया। और ये कौन सी गैस रिलीज करता है? SO2। और ये हमारी कौन सी है? एसिड गैस है। और ये हार्मफुल नेचर के लिए बहुत ज्यादा है। और ये क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या है? जिसमें कार्बोनेट ओर क्या होगा? इसका मतलब ओर, कौन सा ओर? कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं? हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो क्या मिलता है हमें? मेटल ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड। इट इज यूज फॉर कार्बोनेट ओर। जैसे जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट और इसको क्या करेंगे? स्ट्रांगली हीट करेंगे एयर की एब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो हमें क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड मिलेगा। और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन विच calcination is the process in which carbonate ore are changed into oxide by heating strongly in limited supply of air. Means ore is strongly heated in absence of air या limited supply of air. ZnO3। और ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस। इसमें कौन सी गैस निकलती है? ग्रीन हाउस गैस। और ये क्या है? कम हार्मफुल है। किससे? रोस्टिंग से, क्योंकि रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड होती है। और ये क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस, ये टेम्परेचर बढ़ाता है, ये SO2 से कम हार्मफुल है। और ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है वो क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में होता है। रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें मेटल ऑक्साइड को हम मेटल बना सकते हैं। मींस ZnO, मेटल ऑक्साइड को हमने क्या बनाया? मेटल बनाया। Zn बनाया किसके लिए? एक रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया। ये क्या है? C इज एज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसने क्या करा? इस ZnO में से ऑक्सीजन को निकाल दिया और अपने साथ उसको ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। This carbon is act as a reducing agent. Reduction metal oxide can be reduced to corresponding metal by using the reducing agent like carbon. तो कार्बन ने एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया। उसने क्या करा? मेटल ऑक्साइड से मेटल को या ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया और मेटल को अलग कर दिया। इसे बोलते हैं रिडक्शन।
और ये जनरली क्या होता है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में रिड्यूसिंग एजेंट काम आता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद लो रिएक्टिविटी सीरीज, लो रिएक्टिव मरकरी एंड कॉपर, तो इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, पहले हमारे को पता होना चाहिए कि पहले हमने क्या करा था, और को किसमें चेंज करेंगे, और चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, और चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, पहला स्टेप देखिए जरा, और चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल, फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग। तो पहले और क्या है इसमें, जिंक, ओ मरकरी का होल है ZnS, जिंक HgS, मींस ये हमारे क्या है, HgS सल्फाइड और है, कौन सा है, सल्फाइड और, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनाबार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CINNABA, सिनाबार। मर ये क्या है हमारा, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये हमारा क्या है, सिनेबार, HgS सल्फाइड और है। तो ये कौन से प्रोसेस होगा, रोस्टिंग के प्रोसेस से, किससे, और इज इनटू मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड और है तो कौन सा प्रोसेस, रोस्टिंग। रोस्टिंग मींस इसमें और को क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, मींस ore of mercury cinnabar is converted into mercury oxide by the process of roasting। क्यों, क्योंकि ये सल्फाइड और है, इन ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या किया, इसको हीट किया, स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिला, ये मेटल ऑक्साइड मिल गया, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली। तो मेटल ऑक्साइड मिल गया हमारे को। ये मेटल ऑक्साइड के बाद क्या चाहिए, मेटल चाहिए। अब लो रिएक्टिव मेटल है तो डायरेक्ट हीट करेंगे, तो इसका मतलब HgO को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हीट करेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, Hg+O2, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड मीन मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ मेटल चेंज इनटू मेटल बाय द रिडक्शन मेथड, मीन डायरेक्ट हीटिंग। HgO को डायरेक्ट हीट किया तो हमें क्या मिल गया, मरकरी मिल गया। तो मरकरी क्या हमारा, सल्फाइड और, जो रोस्टिंग से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और मेटल ऑक्साइड से मेटल करने के लिए क्या किया हमने, सीधा रिडक्शन किया, और इसमें कौन सा प्रोसेस यूज किया, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग आपको हम बता चुके हैं। फिर हमारे पास क्या, लो रिएक्टिव मेटल कॉपर है, क्या है, लो रिएक्टिव मेटल कॉपर है। तो वो क्या होगा हमारे पास, और इज चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, तो और को किसमें चेंज किया, मेटल ऑक्साइड में, और ये क्या हमारे पास, ये भी हमारा सल्फाइड और है, तो कौन सा, वही, और कौन सा और है, सल्फाइड और है, कौन सा है, सल्फाइड और उसको किसमें चेंज किया, मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड से क्या मिलेगा, मेटल, फिर क्या करेंगे, ये किसमें, सल्फाइड हो रहे तो क्या होगा, रोस्टिंग प्रोसेस होगा, और रोस्टिंग से फिर क्या करेंगे, सीधा लो रिएक्टिव मेटल है तो क्या करेंगे, रिडक्शन के साथ साथ इसको हम इसी के ओर से क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड जो मिला उसको उसी के ओर के साथ रिएक्ट कर दिया, तो और इज चेंज इनटू ऑक्साइड, ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो किसके साथ, सल्फाइड हो रहा है, तो क्या किया, रोस्टिंग प्रोसेस किया, हीट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिल गया, मीन ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड। इस ऑक्साइड ऑफ मेटल को हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए, तो हमने क्या करा, इसी ऑक्साइड ऑफ मेटल को उसी के ओर से रिएक्ट कर दिया, उसी के और के साथ रिएक्ट कर दिया, तो कॉपर अलग मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। इस चैप्टर के नोट्स या हर चैप्टर के आपके जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से अपने नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। हर चैप्टर के नोट्स आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, जिससे आपके लिए नोट्स बनाने में और भी आसानी रहेगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी में क्या आता है, जिंक आ गया, क्या आ गया, जिंक। जिंक हमारे दो और में, जिंक ऑक्साइड में भी और जिंक कार्बोनेट में भी। पहला हम कार्बोनेट और जो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट और चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, किस प्रोसेस से, कैल्सिनेशन। ये कौन सा प्रोसेस यूज किया हमने, कैल्सिनेशन। स्ट्रांगली हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये प्रोसेस हमारा क्या है, कैल्सिनेशन। जिंक कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, जिसने क्या दिया, मेटल ऑक्साइड दे दिया, मीन जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किया। तो जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या दिया, जिंक ऑक्साइड दिया। अब जिंक ऑक्साइड को हमने किसमें चेंज करना है, मेटल में, तो मेटल ऑक्साइड मीन जिंक ऑक्साइड चेंज इनटू मेटल बाय रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा, कार्बन। क्योंकि क्या है हमारे पास ये मॉडरेट रिएक्टिव है, क्योंकि लेस रिएक्टिव तो हमारा डायरेक्ट हीट से होता है, मॉडरेट रिएक्टिव में कार्बन हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड, कार्बन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने क्या करा, इस ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर लिया और जिंक को अलग कर दिया, जिंक, और इस कार्बन ने क्या किया, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में जो हमारा जिंक है, दो टाइप के और पाए जाते हैं, एक कार्बोनेट और एक
सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर को हमने क्या किया, ZnO3 को डायरेक्ट क्या किया, हीट किया इन एब्सेंस ऑफ एयर, जिसे हम क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। तो क्या दिया, ZnO प्लस में क्या मिला हमारे को, CO2। फिर ZnO जो मेटल ऑक्साइड मिला, मेटल ऑक्साइड को किसके साथ, कार्बन के साथ। कार्बन ने किसका काम किया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या मिला हमें, Zn मिला और क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। तो हमें ये मेटल मिल गया। और यही मेटल हमारे पास क्या है, सल्फाइड और में भी है। वही मेटल ZnS सल्फाइड और में भी, जिंक सल्फाइड और कौन सा एक और ZnS, जिंक सल्फाइड प्लस में किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ZnO प्लस में SO2। तो ये हमारा कौन सा हो गया, रोस्टिंग प्रोसेस हो गया। जिंक हमारा क्या है, जिंक सल्फाइड और में भी पाया जाता है, रोस्टिंग प्रोसेस, ZnS प्लस O2 दैट गिव्स ZnO प्लस O2। ये हमारा क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा और इधर 2 और इधर क्या आएगा, 2 2 जा 4, सल्फर कितने हो गए, 2, 2 सल्फर, 2 जिंक, ऑक्सीजन 2 और ये 4 6, 3 हो गए, ये आ गया। फिर ZnO को हम क्या करेंगे, ZnO को सीधा किसके साथ, C के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, Zn प्लस CO। और ये कार्बन क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी कर सकते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कैन आल्सो ऑब्टेन बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, लाइक किसके साथ रिएक्ट करके, सोडियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, कैल्शियम। इसका मतलब जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, अगर उनको हम सोडियम के साथ, अगर उनको हम एल्युमिनियम के साथ, अगर उनको हम कैल्शियम के साथ रिएक्ट करें तो वो क्या करेंगे, सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम उस मेटल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। बिकॉज दे आर दे डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल, क्योंकि वो मेटल सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम से कम रिएक्टिव है। ये हाई रिएक्टिव मेटल है और अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज, तो इसका मतलब एल्युमिनियम मैग्नीज को हटा देगा तो क्या बनेगा, मैग्नीज प्लस Al2O, Al2O3, ये क्या बनेगा, Al2O3। और Fe2O3, आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो आयरन प्लस Al2O3, तो एल्युमिनियम ने आयरन को हटा दिया। तो इसका मतलब एल्युमिनियम डिस्प्लेस किया आयरन को, इसमें एल्युमिनियम ने डिस्प्लेस किया मैग्नीज को। तो इसका मतलब जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं उनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन जो Fe2O3 प्लस Al और दैट गिव्स Fe प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इट मीन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। और ये जो एल्युमिनियम है, दोनों केस में MnO2 में Fe2O3 जो एल्युमिनियम रिएक्ट किया गया, ये एल्युमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी काम कर रहा है। तो इसने डिस्प्लेस भी कर दिया और एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जो ये Fe2O3 प्लस Al दैट गिव्स 2Fe प्लस Al2, ये हमारा क्या, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो आयरन है, जो थर्मिट रिएक्शन है, वो रेलवे ट्रैक की क्रैक को वेल्डिंग के काम आता है और उसको ज्वाइंट करने के काम आता है। अब क्या करें, हाई रिएक्टिव मेटल जो है कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये क्या है, ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है। जो हाई रिएक्टिव मेटल है दे कैन नॉट ऑब्टेन बाय हीटिंग और रिड्यूस विद कार्बन। कार्बन से हम इसको डायरेक्ट हीटिंग से और रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन से हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस बाय डायरेक्ट हीटिंग और बाय रिडक्शन इन कार्बन, क्योंकि ये ज्यादातर किसके साथ जुड़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं। दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन देन कार्बन। ये जो मेटल है और कार्बन के बदले ऑक्सीजन से बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ जल्दी जुड़ जाते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। दे कैन ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन स्टेट। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। किसका सॉल्ट सॉल्यूशन, जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसी का ही हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। और वो सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए, क्लोराइड। अगर हमने सोडियम को निकालना है तो सोडियम क्लोराइड लेंगे, अगर हमने मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे, अगर हमने कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो कैल्शियम क्लोराइड लेंगे। इसका मतलब उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे जिस मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। और वो कौन से प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से।
अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से जो मेटल है वो कहाँ कलेक्ट होता है, कैथोड में, और जो नॉन मेटल है या जो क्लोराइड है वो क्लोरीन है वो कहाँ होता है हमारा एनोड में। रिएक्शन एट एनोड और एट कैथोड, कैथोड में कहाँ होता है, कैथोड जो पॉजिटिव चार्ज है किधर की तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ। तो Na क्या होता है, जैसे Na में क्या हो गया, चार्ज आ गया, और उसने चार्ज किया, क्या लूज किया, तो क्या हो गया, मेटल बन गया। और क्लोरीन एनोड में होगा, कहाँ होगा, एनोड में, और वो क्या होगा 2Cl माइनस, दैट गिव Cl2, और क्या बनेगा हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा ये, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को रिफाइनिंग कैसे करते हैं। द प्रोसेस टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द इम्प्योर मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम इम्प्योर मेटल से क्या निकाल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल से इम्प्योरिटी को हटाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये मेटल ज्यादातर किस, मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, जो आपके सिलेबस में क्या, कॉपर की रिफाइनिंग है। इसमें हम क्या लेते हैं, एक एनोड विच इज ए प्योर मेटल, एनोड को क्या लेते हैं, एक प्योर मेटल, कैथोड क्या ले लेते हैं, प्योर मेटल, इलेक्ट्रोलाइसिस लेते हैं क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन, जिस मेटल को हमने प्यूरिफाई करना है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, मीन हमने कॉपर को प्योर करना है। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजोल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब इसे बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए से, ये हमारे पास क्या है, एक वेसल्स है, कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट ले लिया, क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। जिस मेटल को हमने क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। हमारे पास दो रॉड है, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड हमारा क्या है, इम्प्योर रॉड, इम्प्योर रॉड, ये हमारा क्या है, इम्प्योर रॉड है, इम्प्योर रॉड, इम्प्योर रॉड मीन इम्प्योर कॉपर, ये हमारा क्या आ जाएगा, इम्प्योर कॉपर, एनोड इज इम्प्योर कॉपर, और ये क्या है, प्योर कॉपर। और एनोड क्या होगा, हमेशा थिक होगा, क्या होगा, थिक, और ये क्या होगा, थिन, ये पतला होगा। अब क्या करेंगे, जब इसको हमने किससे जोड़ दिया, सेल से, बैटरी से और की से, ताकि करंट फ्लो। अब जब करंट पास करेंगे तो एनोड में रिएक्शन होगा, यहां से क्या होगा, कॉपर, जो इसमें से कॉपर है, इसमें से कॉपर Cu क्या होगा, इसमें से Cu के दो दो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे, एट, ये क्या है, एट एनोड, एट एनोड, एट एनोड, एनोड में ये क्या होगा, ये देखो एट, ये हमने क्या ले लिया, एनोड रॉड, इम्प्योर रॉड जो ठीक है। अब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, सर्किट पूरा किया, तो इसमें से जो कॉपर है, इस एनोड रॉड से जो कॉपर है, एनोड रॉड जो इम्प्योर रॉड है, उसमें से कॉपर किस में आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो एनोड में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, द रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड, ये क्या होगा, एनोड में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, Cu एट एनोड, एट एनोड, रिएक्शन विल टेक प्लेस एट एनोड, तो क्या होगा, Cu दैट गिव्स, क्या निकलेंगे इसमें, Cu2 प्लस, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें रह जाएंगे, और यहाँ से कॉपर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ से कॉपर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये कॉपर किस में डिजोल्व हो जाएगा, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा। और इसमें से जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ हो जाएंगी, इसमें जमा हो जाएंगी, एट द बॉटम ऑफ द वेसल, जिसे हम क्या बोलेंगे, एनोड मड। और ये जो कॉपर जो आयन है, जो कॉपर जो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजोल्व हो गया था, इसमें से कॉपर किसमें आ जाएगा, इस कैथोड में, इस प्योर स्ट्रिप में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस सर्किट के थ्रू, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ, इस कॉपर के साथ क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव, ये आएगा नेगेटिव, तो अट्रैक्शन हो जाएगा, ये कॉपर कहाँ जमा हो जाएगा, इस थिक थिन रॉड में जमा हो जाएगा, मीन्स कैथोड में जमा हो जाएगा, ये कॉपर कैथोड में जाएगा। और जो कैथोड में रिएक्शन होगा एट कैथोड, कैथोड में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स Cu2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आए, तो क्या बन गया, ये Cu। और जो कॉपर रॉड है, कौन सी, कैथोड, वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और एनोड वाली रॉड क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो हमारा जो रिएक्शन होगा एट कैथोड और एट एनोड विल टेक प्लेस। देखिए एट एनोड, एट एनोड, एनोड में क्या होगा, Cu कॉपर, ये जो कॉपर है, कॉपर किस में आएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में आएगा, Cu2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन, और जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, वो इसमें आ जाएंगे, इस कॉपर, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस सर्किट से होते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, और एक कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जो कॉपर है ये कहाँ है, सॉल्ट सॉल्यूशन में,
इस सॉल्ट सोल्यूशन में जो कॉपर किस में आएगा, इस कैथोड रॉड में आ जाएगा। तो एट कैथोड, कैथोड में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, Cu2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, इन्होंने क्या करा, प्लस और माइनस अट्रैक्ट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने कॉपर के साथ अट्रैक्ट, कॉपर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, तो क्या बनाएगा कॉपर, और ये कॉपर कहाँ कलेक्ट होगा, इस कैथोड में कलेक्ट हो जाएगा, और एक कैथोड की जो रॉड है वो क्या हो जाएगी, थिक होती जाएगी और ये थिन होती जाएगी। तो सिंपल मेथड है, हमने क्या लिया, एक वेसल्स लिया जिसमें कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, 2 रॉड ली, एक थिक जो हमारी एनोड है, ये थिक रॉड होगी, और वो इम्प्योर रॉड है कॉपर की, और एक कैथोड है जो हमारी क्या है, थिक है, और ये थिक थिन है, और ये क्या आएगी प्योर, ये क्या हो जाएगी प्योर। इसका मतलब इम्प्योर रॉड टेक एट एनोड और प्योर रॉड टेक एट कैथोड कनेक्टेड विद द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सर्किट, देन कॉपर फ्रॉम द इम्प्योर रॉड गेट डिपोजिट इनटू अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आ जाएगा, एंड द कॉपर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन इज डिपोजिट एट द कैथोड, एंड द कैथोड रॉड विल क्या हो जाएगी थिक, एंड एनोड रॉड विल बिकम थिन, और फिर इसे रिप्लेस करके हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने देखा होगा हमारे आसपास कई चीजें होती हैं, कई ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्साइड और कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती है। तो ये क्या है, सिल्वर, सिल्वर क्या होगी, काली होगी, मीन्स कोरोजन विल टेक प्लेस, क्या हो गए, चांदी का काले होना तो कोरोजन हो गया। और ये क्या है, कॉपर, कॉपर का ग्रीनिश लेयर चढ़ना, ये क्या है, कोरोजन है, क्या है, कोरोजन। और आयरन का ये ब्राउनिश कलर होना, ये क्या है, कोरोजन। और आयरन का ब्राउनिश होना, आयरन के कोरोजन के पर्टिकुलर कोरोजन जो वर्ड है आयरन के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस्टिंग। इसका मतलब कोरोजन अगर किसी मेटल में लग जाए तो मेटल की जो लाइफ है, मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कोरोजन है क्या, जब भी कोई भी कोरोजन मीन्स व्हेन एन स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का स्लो डिस्ट्रक्शन व्हेन इट इंटरेक्ट विद द एयर, उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोजन, क्या बोलेंगे उसे, कोरोजन। कोरोजन क्या है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ metal when it interact with moisture, मीन्स कोई भी मेटल का धीरे धीरे क्या होना है, खराब होना, जब वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है। आयरन जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर चढ़ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट। इसका मतलब रस्टिंग या रस्ट या रस्टिंग ऑफ आयरन इज नोन एज कोरोजन। कोरोजन का मेन कारण क्या है, एयर और वाटर या मॉइस्ट एयर। अब इसको हमारे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें देखिए, ये क्या लिए, 3 टेस्ट ट्यूब ली, 3 टेस्ट ट्यूब में जो पहला टेस्ट ट्यूब ए है उसमें क्या दे रखा है, वाटर, और इसमें हाफ जो नेल है आधे पानी में डूबी है और आधी एयर में, ऊपर वाटर और एयर दोनों है इसमें, और ऊपर से बंद है। इसमें नेल पूरी तरह से पानी में डिप है, और इस पानी के ऊपर ऑयल की लेयर है, और इस ऑयल के ऊपर क्या है, एयर है, एयर है, फिर क्या है, ऑयल है, और फिर क्या है, वाटर है, और वाटर में आयरन नेल पूरी तरह से डिप है। और ये वाटर हमारा कौन सा है, डिस्टिल वाटर, इम्प्योर वाटर नहीं है। इसको भी बंद कर रखा है, एयर मीन्स अब एयर इसमें अंदर नहीं आ रही। इट इज ऑल्सो कॉर्क से पूरी तरह से बंद है। और ये क्या है, कंप्लीटली ड्राई एयर। ड्राई एयर मीन इसमें जो अगर पानी की प्रेजेंस है, मॉइस्चर है, तो वो क्या करेगा, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो जो ड्राइंग एजेंट का काम करेगा, जो इसमें पानी होगा वो पानी को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एयर क्या होगा, जो इसमें एयर होगी वो क्या होगी, कंप्लीटली ड्राई होगी, इसमें पानी की परसेंटेज ना के बराबर होगी, नहीं होगी। और इसमें केवल वाटर के कांटेक्ट में, एयर है ही नहीं, और इसमें एयर और वाटर दोनों है। तो अगर तीनों कंडीशन में देखेंगे तो पहले वाले ए में जो आयरन नेल है वो क्या हो जाएगी, रस्ट, जंग लग जाएगा। लेकिन दूसरे और तीसरे में नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे में क्या है, केवल प्योर वाटर है, एयर नहीं है, और इसमें क्या है, केवल एयर है, ड्राई, नो वाटर। तो इसका मतलब जंग लगने के लिए हमें क्या चाहिए, एयर और वाटर दोनों कंपलसरी हैं। तो कॉज ऑफ करेक्शन कोरोजन, एयर एंड वाटर, जिसे हम क्या बोलेंगे, मॉइस्चर। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन का रोकना, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे रोक सकते हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉय, इनसे हम क्या नाम है, कोरोजन को रोक सकते हैं। अब गैल्वेनाइजिंग क्या है और मेकिंग एलॉय क्या है, ये भी देखते हैं। देखो गैल्वेनाइजिंग क्या है, इज द प्रोसेस कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ओवर एन आयरन मेटल। जिंक की आयरन मेटल के ऊपर जो कोटिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं,
रस्टिंग बोलते हैं। अब और एलॉय क्या है, इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। इसका मतलब एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। ये भी क्या करता है, रस्टिंग को बचाने में हेल्प करता है। आयरन अगर मिक्स किया जाए थोड़े कार्बन विद द कार्बन, तो आयरन क्या हो जाता है, हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। अदरवाइज प्योर आयरन क्या होता है, ब्रिटल होता है। अगर हम उसे ऊपर से छोड़ेंगे तो टूट जाएगा। स्टील जो बहुत हार्ड और कोरोजन उसमें नहीं लगता, रेसिस्ट टू कोरोजन। जो स्टील है वो किसका एलॉय है, एलॉय आपने बताया होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल और नॉन मेटल। तो इसका मतलब स्टील क्या है, एक एलॉय है किसका, आयरन का एलॉय है। और वो इसमें किस किसका, आयरन, निकिल, क्रोमियम एंड कार्बन। इसका मतलब स्टील इज द एलॉय, स्टील इज द एलॉय किसका, आयरन का, निकिल का, क्रोमियम का एंड कार्बन का। स्टील में जो कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बन, क्रोमियम, निकिल एंड आयरन। ब्रास इज द एलॉय ऑफ किसका, कॉपर और जिंक का। इसका मतलब 80 और 20% मीन 80% कॉपर और 20% जिंक। ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय ऑफ कॉपर और टिन। कॉपर 70% और टिन 30%। और सोल्डर इज द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। इसका मतलब लेड और टिन का एलॉय क्या है, सोल्डर। और एक एलॉय क्या है, एमलगम, जिसमें वन एलिमेंट क्या होगा, एमलगम। और जिसमें वन एलिमेंट क्या होगा, वन क्या होगा उसमें, मरकरी होगा। इसका मतलब एलॉय ऑफ मरकरी इज एमलगम इन विच वन मेटल इज मरकरी। जिसमें एक 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 एलिमेंट क्या होगा, इसमें मरकरी होगा, क्या होगा, मरकरी। इसे हम बोलेंगे एमलगम। प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है। और वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। वो सॉफ्ट होने की वजह से वो ज्वेलरी बनाने के काम नहीं आता है, नॉट यूजिंग फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इट इज एलॉय विद, तो इसका मतलब इस गोल्ड को हम मिला देते हैं, गोल्ड में मिलाते हैं क्या, सिल्वर या कॉपर, टू मेक इट हार्ड। इसका मतलब जो सोना है 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो क्या काफी सॉफ्ट है, जो ज्वेलरी बनाने के काम नहीं आता है। तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, या तो सिल्वर मिलाते हैं, चांदी, या कॉपर मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, उसको हार्ड करने के लिए। तो 22 कैरेट गोल्ड या 23 कैरेट गोल्ड का मीनिंग क्या है, 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट। जो आभूषण बनाने के, जो ज्वेलरी बनाने के लिए जो गोल्ड गोल्ड होता है वो ज्यादातर कौन सा है, 22 कैरेट का। इसका मतलब क्या है, जो 22 पार्ट है वो प्योर गोल्ड है, और बाकी जो 2 पार्ट है या तो सिल्वर या कॉपर उसमें मिलाया जाता है। जो आपके इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, और आपको इस चैप्टर के अलावा हर नोट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। उसमें क्या लिखा होगा, नोट्स, नोट्स चैप्टर का नाम लिखा होगा, नोट्स लिखा होगा, और उसमें क्या लिखा होगा, लिंक। इसका मतलब आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाएंगे और उस नोट्स के लिंक पर, लिंक को दबाएंगे तो आपके पास पूरे के पूरे इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर की वीडियो होगी उस चैप्टर की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अगर जिसने सब्सक्राइब कर दिया उन्हें सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, जिसने नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने से थोड़ा आपका कुछ नहीं आता, लेकिन हमारे को क्या होता है, एनकरेजमेंट मिलती है, जिससे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और उसमें नोट्स के आगे जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज